So guys, let's start narration today. We are going to study at narration and all its types along with function, as this is a segment of grammar that provides you help, assistance, how to speak well, how to listen you, and how to interpret yourself. This segment is used whenever we have to express ourselves to the next person hearing the first person. Here we are talking about narration, and in Hindi this is called pratyaksh and apratyaksh. You can say also that this segment of narration is very important, and in common life and in general life this is applied in a great quantity. So therefore, first of all, we would like to discuss the types of narration, that these are 5 types. These are 5 types at all. ये कुल मिला के 5 टाइप्स होते हैं, जिसमें आपका फर्स्ट टाइप है असर्टिव, and second one is imperative, and third one is interrogative, and fourth one imperative, and the last one exclamatory. These are 5 types. So first of all, whenever any work or any statements, okay, assertive, imperative, interrogative, that is optative. The next one optative, sorry for that. So whenever any sentences is given to you, then you have to identify which of these. If you don't identify, then it get problem. Therefore you have to identify first of all. यानी जब भी आपको नरेशन का सेंटेंस दिया जाता है तो आपको पहचान करनी पड़ती है, किसे पहचानेंगे कैसे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मोस्टली को जो प्रॉब्लम होती है कि हम लोग इसको पहचान नहीं पाते, तो इसलिए आपको पहचानना आना चाहिए. Whenever the sentence belong to assertive, then the idea of this sentence is that subject, the sentence starts with subject. Subject means noun pronoun. जब भी आपका स्टेटमेंट जो है सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है तो आपका वो असर्टिव होता है. आप सब्जेक्ट में आपका क्या क्या हो सकता है, मैक्सिमम क्या क्या है हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है नाउन होगा या प्रोनाउन होगा. इससे ज़्यादा क्या हो सकता है. नाउन बोले तो किसी का नाम हो सकता है, राम हो सकता है, सीता हो सकती हैं, और प्रोनाउन उसका राम का प्रोनाउन जैसे ही हो जाएगा, सीता का शी हो जाएगा, लाइक दिस. या प्लूरल होगा तो दे हो जाएगा, गर्ल्स हो जाएगा, बॉयज हो जाएगा, लाइक दिस. तो इफ एनी सेंटेंस स्टार्ट विद नाउन और प्रोनाउन, दैट इज असर्टिव. इन केस ऑफ इम्परेटिव की जो आइडिया होती है, इम्परेटिव में आपका सेंटेंस जो होता है एक्शन से स्टार्ट होता है, डू नॉट से स्टार्ट होता है, वो आपका प्लीज, काइंडली से स्टार्ट हो सकता है, या फिर वो लेट से स्टार्ट हो सकता है, एटसेट्रा. ओवरऑल इम्परेटिव सेंटेंस आपका सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, है ना. बाकी किसी से स्टार्ट हो सकता है, बट वो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा. तीसरा जो केस इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव की जो आइडिया होती है, आइडेंटिफिकेशन होती है, इसके सेंटेंस जो होते हैं आपके ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होंगे, ए यू एक्स वी बी, और वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे, और इनकी जो एंडिंग होती है वो क्वेश्चन मार्क से होती है. यानी इफ एनी सेंटेंस, एनी स्टेटमेंट and starts with auxiliary word or question word and ends with question mark, that is interrogative. And the next one that is called optative. Optative की आइडिया होती है
कि आपके सेंटेंस जो होते हैं स्टार्ट होते हैं में से होंगे, या कभी कभी कंसील्ड मैटर से होंगे। कभी कभी मैटर जो होता है में नहीं होता है तो में की जगह पर हम लोग में मान लेते हैं, लेकिन इसकी जो एंडिंग होगी वो साइन ऑफ ऑप्टेशन से होगी। इस साइन को साइन ऑफ ऑप्टेशन के नाम से जाना जाता है। और ऑप्टेटिव में सिर्फ दो ही काम किया जाता है, या तो किसी को विश किया जाता है या तो किसी को कर्ज किया जाता है, तीसरे किसी काम के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और नेक्स्ट वन में एक्जिलामेट्री में क्या होता है, इसकी आईडी जो होती है वो एक्जिलेमिंग वर्ड से होती है, EXCLAIMING एक्जिलेमिंग वर्ड्स इसमें आते हैं, एक्जिलेमिंग वर्ड्स आएंगे और इसके भी अंदर भी साइन ये वाले आएंगे। तो दैट्स है ना, दीज आर टिप्स through which we identify the given sentence. The given sentence of narration is assertive or imperative or interrogative or optative or exclamatory. If anybody has any problem, you can ask me कि how can we identify these sentences. तो जो पहली समस्या आती है नरेशन की, आपकी यहीं से स्टार्ट होती है कि आप पहचान लेते हो या नहीं पहचान लेते हो। यानी सेंटेंस जो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं वो भी 5 ही प्रकार के होते हैं, यही होते हैं, इसी में हम लोग बोलते हैं। हमारे जो सेंटेंसेज होते हैं या तो हम असर्टिव बोलते हैं, या तो इम्परेटिव बोलते हैं, या तो इंट्रोगेटिव बोलते हैं, या तो ऑप्टेटिव बोलते हैं, या तो एक्सक्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, तो ये रही आपकी पहचान जो नहीं फर्स्ट सेगमेंट में आता है, यानी पहचान के बाद ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इफ एनी प्रॉब्लम्स एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम। में मानने वाली कौन सी कंडीशन होती है? में की मानने की कंडीशन होती है, देखिए में मानने की कंडीशन होती है, कभी कभी हम लोग सेंटेंस बोल देते हैं बीच ईयर। किसी का बर्थडे होता है, वो पैर छूता है और बताता है कि मेरा बर्थडे, हम लोग बोलते हैं बीच ईयर। तो बीच ईयर का मतलब दिस इज ए हाफ सेंटेंस, दिस इज ए हाफ सेंटेंस। इनकम्प्लीट सेंटेंसेस का मतलब है कि यहाँ पर बोलने वाले ने मे यू को कंसील्ड कर लिया है, मे उसने छिपा लिया है। बिना मे यू के ये सेंटेंस हो ही नहीं सकता, पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, उसी तरह किसी को कर्ज करता है, मोस्टली लोग बोलते हैं गो टू हेल, है ना, गो टू हेल बोलते हैं, तो गो टू डाक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई गो टू डाक्स बोलता है, या गो टू हेल बोलता है, तो इट मीन्स गो टू हेल या गो टू डॉक्स में क्या चीज़ें होती हैं, यहाँ पर चीज़ें छिपी हुई, मेयू, इसमें भी मेयू छिपा हुआ है। यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस बिना मेयू के हो ही नहीं सकता, यानी ऑप्टेटिव सेंटेंस इज नॉट पॉसिबल विदाउट मेयू, क्योंकि ऑप्टेटिव सेंटेंस में ही बोलने वाला वो गार्ड से रिकमेंड करता है आपके लिए। यानी आपको अगर पॉजिटिव बोलना है तब भी उसे मेयू से स्टार्ट करना है, अगर उसे नेगेटिव में बोलना है तभी उसको मे से स्टार्ट करना है। तो इसका फुल स्ट्रक्चर आई विल टेल यू आफ्टर दिस। ठीक है, पहले तो बात पहचान आपको समझ में आ गई कि कैसे पहचानेंगे पांचों की, समझ गए। इफ यू वांट नोट डाउन प्लीज नोट इट, देन आई टेल यू द प्रोसीडिंग ऑफ दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट का आगे का भाग हम आपको आगे बता सकते हैं। नोट कर लीजिए कि पहली बात तो आपके ये 5 प्रकार के होते हैं और पांचों की पहचान लिखी हुई है कि असर्टिव की पहचान होती है कि वो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन प्रोनाउन से वाक्य शुरू होता है, बिल्कुल सामान्य शब्दों में, आम भाषा में, और आम भाषा में आपको जानना जरूरी है। इम्परेटिव की पहचान होती है कि वो सब्जेक्ट से शुरू नहीं होगा, यानी नाउन प्रोनाउन से शुरू नहीं होगा, है ना। उसकी शुरुआती जो होती है यहाँ पर एक्शन से होगी, क्रिया से होगी, वर्ब से होगी, या डू नॉट से होगी, या प्लीज से होगी, या काइंडली से होगी, या लेट से होगी। ठीक है, इंट्रोगेटिव की पहचान है कि वो ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट होगा या क्वेश्चन वर्ड। ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब होता है जैसे सेंटेंस लिखा जाता है, डू यू ईट रिशोले, क्या आप समोसे खाते हो, या सेंटेंस आता है आपका व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम तुम क्यों नष्ट करते हो। तो बोथ आर इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। डिफरेंसेस क्या है, फर्स्ट सेंटेंस स्टार्ट विद ऑक्सिलरी वर्ब, पहला सेंटेंस ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, एंड द सेकंड वन इज बीइंग स्टार्टेड बाय वाई, दूसरा जो है वाई से स्टार्ट हो रहा है, बस यही है। तो 2 ही तरह के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, है ना। जब आप हिंदी में बोलते हो आपकी वाक्य में क्या से शुरुआत होती है, तब आप उसका उस टेंस का ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हो, उस बॉक्स का ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हो, और जब आपको क्वेश्चन करना होता है क्वेश्चन वर्ड लगाते हो तो वाई से स्टार्ट होता है। और जब हिंदी में आप बोलोगे तो क्वेश्चन वर्ड वाक्यों के बीच में आते हैं, जैसे व्हाई डू यू वेस्ट योर टाइम, इसका मतलब हुआ कि तुम अपना समय क्यों नष्ट करते हो।
क्यों, तो क्यों शब्द बीच में आ रहा है, हिंदी में बोलने में बीच में आता है, जब इंग्लिश में लिखेंगे तो वो क्यों की अंग्रेजी बिल्कुल स्टार्ट में होगी। तो ये हो गया इंट्रोगेटिव का। ठीक है, ऑप्टेटिव की बातें बता दिया कि ऑप्टेटिव सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए या किसी को बद्दुआ देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक्जेलामेट्री में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन व्यक्त किए जाते हैं। स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन का मतलब होता है अचानक जब आपको अच्छा या बुरा कोई चीज़ फील होता है तब आपके मुंह से ऑटोमेटिकली निकल जाता है। जैसे मान लो आप अगर इतना बड़ा सा आम देखोगे, 10 किलो का 12 किलो का अगर आम को दिख जाता आप कहोगे देखो कितना बड़ा आम है। ठीक है, बहुत 7 फीट का आदमी अगर आपको सड़क पे जाता हुआ दिखेगा तो क्या बोलोगे, है ना, देखो कितना लंबा आदमी जा रहा है। किसी का बनाया हुआ भोजन आपको बड़ा अच्छा लगा तो कहोगे वाह क्या टेस्टी भोजन। तो ये जो क्या शब्द से हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग एक्सप्रेशन होता है। ठीक है, वो नेगेटिव भी होता है। भोजन बहुत खराब तो कहोगे कितना घटिया भोजन खिला दिया उसने, कितना घटिया भोजन खिला दिया उसने। किसी की बिल्डिंग बहुत ऊंची, आप बोलते हो देख कितनी ऊंची बिल्डिंग है। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ एक्जेलामेट्री। तो एक्जेलामेट्री के एक्सप्रेशंस के तरीके हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको स्टार्टिंग बताया गया कि नरेशन के 5 प्रकार होते हैं और उन 5 की पहचान क्या है और उन पहचान के बारे में हमने डिटेल में बताया है। यट फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स यू कैन आस्क मी, किसी को भी बताइए अगर कोई इससे प्रॉब्लम तो पूछे। इतनी बातें जानना पहला फर्स्ट ऑफ ऑल जरूरी नरेशन को सीखने के लिए। ठीक है, कैसे कितनी प्रकार के होंगे ये लर्न करना, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न भी करना, समझना भी है। और दूसरी बात इसकी पहचान क्या है वो भी हमने एग्जाम्पल लिख दिया। आप एग्जाम्पल कॉपी करो या न करो बट यू शुड लर्न दिस। 5 टाइप्स होता है क्योंकि अगर आप पहचानोगे नहीं तो 5 के अलग अलग प्रकार हैं। तो ठीक है, कुड आई रफ इट? यस सर। हाँ, तो second thing I'm going to tell you first type of narration. First type of narration और वो आपका केस 1 के नाम से स्टार्ट होगा। इसको हम लोग प्लेन कह सकते हैं। प्लेन में एक सेंटेंस में लिख रहा हूँ नरेशन का, जैसे कहा जाए रामू सेड टू रानी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई डू नॉट कंसीडर एट योर करियर, दिस इज। तो रामू सेड टू रानी आई डू नॉट कंसीडर एट योर करियर, है ना। पहली बात तो आप ये दिस इज नोन बाय द नेम ऑफ कामा। इसमें से अगर किसी को ये ना पता हो, कभी कभी 10 लोग बैठे होते हैं उसमें से किसी को ये नहीं पता होता व्हाट इज कॉल्ड दिस, ये किसे क्या कहा जाता है। तो दिस इज कामा एंड दिस इज कॉल्ड इन्वर्टेड कामा बिकॉज यू शुड नो एवरीथिंग। जो जानते हैं उनके लिए ठीक है, जो नहीं जानते उनके लिए फर्स्ट टाइम एंड फाइनल टाइम ये आपको समझना है कि दिस इज कामा एंड दिस इज इन्वर्टेड कामा। ध्यान रखिएगा कि बिफोर कामा द पोर्शन दैट इज कॉल्ड बिफोर कामा, कामा से पहले वाला पोर्शन आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहला रहा है। आरबी मीन्स रिपोर्टिंग वर्ब, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब, REPORTING, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, और ये जो फर्स्ट वर्ड होता है ये सब्जेक्ट ऑफ आरबी होता है, दिस, है ना। वट एवर नेम कम्स हियर, वट एवर प्रोनाउन कम्स हियर दैट इज सब्जेक्ट ऑफ आरबी। यहाँ जो भी आएगा, राम आवे, सीता आवे, गीता आवे, या ही आवे, सी आवे, दे कुछ जो भी आएगा दैट इज सब्जेक्ट ऑफ आरबी। और टू के बाद जो आएगा वो ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी हो जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। ये हो गया, ठीक है ये चीज। और द पोर्शन विच इज क्लोज इन इन्वर्टेड कामा, वह भाग जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है ना, दिस इज कॉल्ड RS। RS बोले तो रिपोर्टेड स्पीच, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। ठीक है, पूरा आग ये चीज़ है, यहाँ से जितनी भी सारी फंक्शन, जितनी भी इसकी कंटेंट्स बारे बताएंगे दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यही चीज़ें अगर आप सीख जाते हो तो आगे कुछ ही बताया जाएगा वो सब आपको समझ में आ जाएगी। अब दूसरी बात जो आपको समझना है प्रोनाउंस की, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए प्रोनाउंस जो होते हैं, प्रोनाउंस आपके दीज आर 3 टाइप्स।
ये लाइफ टाइम आपको याद रखना है कि प्रोनाउन दीज आर 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं और ये हर जगह आपको सेंटेंस बनाने में, बोलने में, प्रेसी बनाने में, रिपोर्ट बनाने में हर जगह यूज होंगे। तो जो आपका पहला है दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउन। और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस में आपका आता है आई, माई, मी, माइन, माइन, comma we, our, us, these are first person pronoun। इससे ज़्यादा कुछ नहीं, you should learn लाइफ टाइम। हाँ, तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आपका बिकॉज देयर इज ए स्पेस, तो जस्ट मैनेज, इफ यू नॉट एबल टू सी फ्रॉम देयर यू शुड सिट। अच्छा, इट इज नॉट एबल टू सी, ओके ओके। नाउ द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन्स प्रोनाउन, ओके लेट्स लीव नो प्रॉब्स। सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में आपका सिर्फ 2 ही फैक्टर होता है, यू, योर। एंड द थर्ड पर्सन्स, थर्ड पर्सन्स प्रोनाउन में, प्रोनाउंस में ही हो सकता है, शी, इट हो सकता है, दे, किसी का नाम, रवि, गीता, एटसेट्रा इत्यादि। तो ये प्रोनाउंस आपके 3 प्रकार के होते हैं। तो यू शुड लर्न आपका जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन्स प्रोनाउंस चेंजेज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी, ये चीज़ें है ना। जैसे यहाँ पर देखिए, आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, आई इज द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, देयरफॉर इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी, एंड सब्जेक्ट ऑफ आरबी इज रामू, एंड रामू इज मेल, मेल मानी पुरुष। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यहाँ से कई लोगों को प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, यही मेन पॉइंट है जहाँ से 80% लोगों को प्रॉब्लम है, प्रेजेंट में भी है। तो आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन कहाँ से, ये आपको बता दिया गया कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में क्या क्या होता है। और उसमें से एक ये कंटेंट्स आई, और आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए बदलेगा आरबी के सब्जेक्ट के अनुसार। ये पोर्शन आपका आरबी है, इसका जो सब्जेक्ट है रामू है, रामू मतलब बॉय, इसलिए जब आप ये चेंज करोगे तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अभी प्रोनाउन ही आपको चेंज करना फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए योर, इसके बारे में मैंने लिख दिया कि योर इज सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, लिखा है ना, वहाँ पर लिखा है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में यू, योर, और सेकेंड पर्सन्स प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर योर जो है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है, दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी। ऑब्जेक्ट क्या है, रानी, रानी इज अ फीमेल, और फीमेल का जो है आपको आरपी फॉर्म लिखना है। अब आरपी फॉर्म की भी एक समस्या होती है, अभी आरपी फॉर्म के बारे में लोग बाद में एक्सप्लेन करते हैं क्योंकि स्पेस यहाँ पर नहीं। तो योर बदल जाएगा किस में, रानी के अकॉर्डिंग, रानी लड़की है तो रानी, यानी किसी भी फीमेल का जो आरपी फॉर्म होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है या पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, वो हर होता है ना। आपको बताएं कि पॉजेसिव या रिलेटिव प्रोनाउन का क्या मतलब होता है। जब हम किसी प्रोनाउन के साथ में कोई रिलेशन जोड़ते हैं, जैसे योर के साथ में करियर जुड़ा हुआ है, करियर योर में जुड़ा हुआ, यू करियर नहीं लिखा, योर करियर लिखा हुआ। इसका मतलब व्हेनेवर एनी नाउन इज जॉइंड या लिंक्ड विद एनी प्रोनाउन दैट इज कॉल्ड पॉजेसिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन। कुछ लोग इसको पॉजेसिव प्रोनाउन के जान से पीपी के नाम जानते हैं, हम इसको आरपी के नाम से रिलेटिव प्रोनाउन के जानते हैं कॉमन लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो ज़्यादा पॉपुलर होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मतलब रिश्तेदार होता है ना, ये अपनी रिश्तेदारी बनाता है शब्दों से। ठीक है, तो जब भी यहाँ पर कोई नया प्रोनाउन आएगा चेंज होके ना, तो वो आरपी के फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर योर अब बदलेगा रानी में, रानी लड़की है, लड़की का प्रोनाउन हर होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हर, इस जगह पे हर हो जाएगा ये। तो नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट थर्ड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन्स प्रोनाउन। और थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंजेस अकॉर्डिंग टू
नथिंग, ये बदलता ही नहीं है। यानी थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में एज इट इज, वट एवर ऑल दैट इज प्रेजेंट देयर, जो कुछ भी रहता है वो वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसमें इस सेंटेंस में कोई थर्ड पर्सन प्रोनाउन था भी नहीं। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन थे, वो हम लोगों ने चेंज किया। अब इसमें जो सबसे खास बात आती है वो क्या आती है, आपका चेंजिंग। तो चेंजिंग को अल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो ये आपका चेंजिंग के नाम पे कुछ चीज़ें आपको हमेशा के लिए लर्न करना पड़ेगा। जैसे एज एम आर है तो बदलता है वाज या वर में, और अगर पहले से आपका वाज या वर है तो विल बी चेंज इनटू हैड बीन। कैन है तो बदलेगा कुड में, है माइट में, ठीक है, शैल है शुड में, एंड विल है वुड में। ठीक है, और इस तरह से आपका हैज़ हैव आता है, हैज़ हैव आएगा तो बदलेगा वो हैड में। ठीक है, डू या डज आता है, दिस इज अ ग्रेट थिंग, ये ध्यान रखिएगा। डू और डज के केस में मोस्टली लोग गलतियां करते हैं। तो डू डज की जगह पे आपको डिड नहीं चेंज करना, डायरेक्ट एक्शन की सेकंड फॉर्म चेंज करना। ये एडिटिंग में बहुत पूछा जाता है। तो डू डज को डिड में ना चेंज करके एक्शन की सेकंड फॉर्म में चेंज करेंगे। हाँ, यदि डू नॉट आता है या डज नॉट आता है, डज डू नॉट या डज नॉट बदलेगा डिड नॉट में। इसी तरह से अगर आपका डिड आता है तो दैट विल बी चेंज इनटू हैड, है ना। और उसी तरह से अगर हैड आता तो हैड में ही रहेगा। ठीक है, और चीज़ें आती हैं जैसे यस्टरडे आता है, यस्टरडे को हमने ब्लेंड फॉर्म लिख दिया तो आपका बदलेगा द प्रीवियस डे, और या टुमारो आएगा द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। और ये टुडे आता तो आपका दैट डे में होगा ये। और अगर दिस आता है तो दैट डे, दीज है तो दोज में बदलेगा। ठीक है, और कम आता है तो दैट विल बी चेंज टू गो। ठीक है, तो दीज आर चेंजेस। अब ये देखिए, नॉर्मली अगर हम इसे चेंज करेंगे पूरा तो ये चेंज होकर इस तरह से आएगा। और हाँ, इन केस ऑफ केस फर्स्ट यानी प्लेन में क्या होता है, आपका जो सेट टू है, सेट टू विल बी चेंज इनटू टोल्ड, टोल्ड। और इसका जो कंजक्शन होता है, इसका जो कंजक्शन होता है दैट। तो दीज आर बेसिक थिंग्स एंड दैट मस्ट टू बी लर्न यू। जब आप इसको चेंज करोगे तो ओवरऑल हो जाएगा रामू टोल्ड रानी दैट I has been changed already, he, and here do not will be changed into did not, and after did not first form of action consider at my, or will be changed into Rani her career। ये लोग इसको कैरियर बोलते हैं बट दैट इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, यानी करियर इज नॉट प्रॉपर वर्ड बट इट इज द करियर। करियर ना बोल के क्या बोलेंगे, करियर बोलेंगे, है ना। दिस इज योर फर्स्ट सेगमेंट, आपका फर्स्ट पोर्शन शुरू हो गया। और अब इसके आधार पर आपके सारे केसेस बिल्कुल इजी हो जाएंगे। इफ एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम्स, किसी को कहीं पर भी इसमें दिक्कत हो तो आप पूछिए। हाँ, ड्यूरिंग किसी चीज में चेंज होता है? ड्यूरिंग ना, ड्यूरिंग को ड्यूरिंग में रखेंगे, यहाँ कुछ चेंज करेंगे ना। ड्यूरिंग नॉट एनी चेंजेबल एप्लीकेबल, दैट इज फिक्स्ड, है ना। ड्यूरिंग में क्या चेंज कर, दौरान होता है उसकी हिंदी। ठीक है, और इसमें जो बताया गया उसमें कुछ पूछना है ना। आज मेन पॉइंट इसमें क्या था, अभी जो बताया गया ये आपकी नरेशन की जान थी। नरेशन का बिल्कुल सोल चीज बताई गई। सोल मैटर किस लिए, क्योंकि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, दीज आर 5 टाइप। दोबारा एक बार रिकैप कर लीजिए, है ना। दीज आर 5 टाइप्स, है ना। असर्टिव, ठीक है, और उसी असर्टिव में आपके अफर्मेटिव और नेगेटिव आ जाते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव का मतलब सेंटेंस जिसमें नॉट नहीं होता, और नेगेटिव का मतलब जिसमें नॉट होता है, लेकिन ये दोनों असर्टिव के ही पार्ट होते हैं। ठीक है, सेकेंड पोर्शन में आपका इम्परेटिव आता है, और इम्परेटिव वो सेंटेंस होता है जो सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होता है, बाकी सारे सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। ये सब्जेक्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ये एक्शन शुरू होगा या डू नॉट से शुरू होगा, या लेट से शुरू होगा, या काइंडली या प्लीज से शुरू होगा। तीसरा जो इंट्रोगेटिव है, जिसको ऑक्सिलरी वर्ड से स्टार्ट करते हैं या फिर क्वेश्चन वर्ड से
से स्टार्ट होते हैं और आखिरी में क्वेश्चन वर्ड लगा होता है, जिसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन भी बोलते हैं, है ना, इसको साइन ऑफ इंट्रोगेशन के भी नाम से बोलते हैं। और जो आपका फोर्थ पोर्शन दैट इज कॉल्ड ऑप्टेटिव। ऑप्टेटिव का मतलब हिंदी में इच्छा बोधक वाक्य होता है। इच्छा में दो ही तरह की इच्छा होती है। जब कोई आपसे हैप्पी होता है तो आपको ब्लेस करता है, जब कोई आपसे सैड होता है, आपको उसको प्रॉब्लम होती है, दुख पहुंचा, तो वो क्या करता है, आपको कर्ज करता है। तो दो ही सिचुएशन होती है, या तो ब्लेस करने की या तो किसी को कर्ज करने की, ठीक है। और इसकी सेंटेंस नॉर्मली जो होती है मे से स्टार्ट होता है ना, मे आना जरूरी है और साइन ऑफ ऑप्टेशन का एंड होना जरूरी है। और फिफ्थ भाग में क्या, एक्जेलामेट्री। एक्जेलामेट्री में एक्जेलेमिंग वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हुर्रा आता है ना, अलास आता है, व्हाट हाउ आता है या व्हाट हाउ आता है। दीज आर स्टार्टर ऑफ द एक्जेलेमिंग वर्ड्स। और इसका भी एंडिंग जो होता है साइन ऑफ एक्जेलेमेशन से होता है, साइन ऑफ एक्जेलेमेशन से होता है, ठीक है। तो दिस इज द, है ना, फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस थिंग, ओके। So we are continuing this short topic. We are continuing this topic now. So please attention here. This will be still now. For your इसको लीव कर दिया है so that you could continue it. याद है ना, लर्न है, हो सकता है मे बी पॉसिबल इसमें से कुछ जो हमारे टाट नहीं रहे हैं, हो सकता है उनको लर्न ना हो, तो अभी उनको इसमें मदद मिलेगी, ठीक है। तो देयर फॉर आई लेव इट, ठीक है, मैं इसे छोड़ दे रहा हूँ। तो आपका जो C2 है, C2 दैट इज कॉल्ड OL। दिस इज अ ग्रेट थिंग। OL मीन्स ऑब्जेक्टलेस, है ना। इन सम केसेस देयर इज नो ऑब्जेक्ट, देन व्हाट वी शुड डू। अगर किसी भी नरेशन के आरबी में ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर क्या करेंगे, लेट, उसको मान लेंगे। लेट में आप मानने के लिए स्वतंत्र हो तीन चीज़ें, आप हिम कंसीडर कर सकते हो, मी कंसीडर कर सकते हो, या फिर हर कंसीडर कर सकते हो। तीनों में से कुछ भी मान सकते हो। दिस डिपेंड अपॉन यू, दिस इज योर ओन मोनोपोली। मोनोपोली माने होता है एकाधिकार, अपना एकाधिकार है, आप जो चाहो तीनों में से मान लो, ठीक है ना। तो ये आपको OL केस में देता है, ठीक है। और इस दशा में आपको क्या करना है, योर शेड विल बी स्टिल कांस्टेंट, यू नॉट विल बी अलाउड टू चेंज इट नाउ। यहाँ पर शेड को आप टोल्ड में नहीं बदलोगे, ये शेड जो आपका शेड रहेगा, है ना, यू विल नॉट बी एबल टू चेंज इट इनटू टोल्ड, ये आपका टोल्ड में बिल्कुल नहीं बदलेगा, ठीक है। इन दैट सिचुएशन ध्यान रखिएगा, OL के केस में नहीं बदलेगा, क्योंकि सारी जितने बाकी केसेज है ना, ये 8 केसेज, इसके 8 केसेज जो होते हैं, सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। सेंटेंस जैसे आया, नेहा सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई कैन नॉट इग्नोर यू, ये हुआ, है ना। दिस इज RB एंड दिस इज RS। नाउ यू हैव टू चेंज इट। आपने देखा कि विच टाइप ऑफ इट, फर्स्ट ऑफ ऑल जब इसे चेंज करोगे तो आप देखोगे ये कौन सी टाइप का है, तो आपको लगेगा दिस इज असर्टिव। क्यों? बिकॉज द सेंटेंस इज बीइंग स्टार्टेड हियर फ्रॉम सब्जेक्ट, ये आई से स्टार्ट हो रहा है एंड आई हियर सब्जेक्ट, है ना। ये आपका इंपरेटिव नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि एक्शन नहीं है, डू नॉट से स्टार्ट नहीं है, लेट से नहीं स्टार्ट है, काइंडली से नहीं, इसलिए इंपरेटिव नहीं। इंट्रोगेटिव नहीं है, क्योंकि ना ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ना क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, ना आखिरी में क्वेश्चन वर्ड लगा है। ऑप्टेटिव नहीं है, क्योंकि इसमें मे से स्टार्टिंग नहीं हो रही, साइन ऑफ ऑप्टेशन नहीं लगा है। साइन ऑफ ऑप्टेशन बोले तो दिस थिंग, ठीक है। और ये एक्जेलामेट्री बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें हुर्रा नहीं आया, लास्ट नहीं आया, व्हाट हाउ से स्टार्टिंग नहीं है, आ से नहीं आया, ओ से नहीं आया, इसलिए ये अफर्मेटिव है। असर्टिव का पहला भाग अफर्मेटिव। और इसमें ऑब्जेक्ट देखिए नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट की अगर जरूरत होगी तब आप क्या करोगे, तब आप वहां मानोगे, लेट मीन्स मान लो, जैसे। और इस केस में आप करोगे नेहा सेड दैट। देखिए हम लोगों ने सेड को चेंज नहीं किया, प्रोसीड कर दिया, रिमूव कामा हियर दैट एंड सेम सिचुएशन। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी एंड सब्जेक्ट ऑफ आरबी इज नेहा एंड नेहा इज फीमेल एंड द प्रोनाउन ऑफ एनी फीमेल इज शी। पूरा कंफर्म आप बोलिए, है ना, ये नहीं कि ऐसे बदल जाए। क्यों बदल जाएगा, किसी के पास क्वेश्चन ही ना रहने दो, अगला सवाल ही ना कर पाया, पूरी बात बताओ कि आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन एंड दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आरबी, और सब्जेक्ट ऑफ आरबी क्या है, फीमेल है, और फीमेल का प्रोनाउन क्या होता है, शी। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक जगह पे शी कर रहे हैं। कैन विल बी चेंज इनटू कुड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, चेंजेस में होता है, क्योंकि इधर पास्ट टेंस है तो भी कैन का पास्ट टेंस हम लोग कुड कर देते हैं, तो हो गया सी कुड नॉट
इग्नोर, हाँ, एंड यू इज सेकंड पर्सन प्रोनाउन, है ना, दिस इज द केस। इस सेंटेंस में यही बताने की कोशिश की जा रही है। एंड यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन, दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आरबी इज नथिंग हियर। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो दिस डिपेंड अपॉन यू। अगर आप यहाँ हिम मानते हो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर यहाँ पर मी मानते हो तो वहाँ मी हो जाएगा, यहाँ हर मानते हो तो वहाँ हर मान। इधर यू हैव 3 ऑप्शंस, दिस डिपेंड अपॉन यू, ठीक है। अगर आप यहाँ हिम मानोगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा, ठीक है। तो यार आपका इग्नोर हिम हो गया। किसी को इन्होंने हिम माना तो हिम हो गया, इन्होंने हर माना तो इनके हिसाब से हर हो जाएगा, इन्होंने मी माना तो मी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब ऑब्जेक्ट नहीं है, ना हम देख रहे हैं ना आप देख रहे हो, हमको किसको पता है कि वहाँ पर वो नेहा किससे बात कर रही है, नेहा किससे बात कर रही है, और आगे के सेंटेंस से कुछ ऐसा लग भी नहीं रहा कि वहाँ पर कौन है, तो इसलिए आपको मानने के लिए स्वतंत्रता है, ठीक है। तो दिस इज द केस टू अपॉन ओएल, एंड ओएल मीन्स द एब्रिविएशन ऑफ ओएल इज ऑब्जेक्टलेस। कंफर्म, क्लियर। नाउ इसका तीसरा केस है C3 अपॉन ओडी। ओडी का मतलब होता है ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट। ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, इसका जो सेड होता है वो आपका टोल्ड में, वो सेड में नहीं रहने देंगे आप इसको, उसको आप टोल्ड में बदलोगे। क्यों बदलोगे, उसका चक्कर है। देखिए अगर आएगा अमन सेड कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई वाज वेटिंग यू शीतल, दिस इज द केस, है ना। सेंटेंस को पढ़ने से लगेगा कि अमन जिससे बात कर रहा है वो है सामने, दैट इज देयर। अमन सेड आई वाज वेटिंग, है ना, फॉर यू। वेट एक ऐसा वर्ड है, आपको बता दें, वेट एक ऐसा वर्ड किसी फॉर्म में आए, इफ वेट अपीयर्स इन एनी फॉर्म दिस मस्ट फॉलोज फॉर। वेट के साथ हमेशा फॉर आएगा। कहीं एडिटिंग में देखना अगर वेट के साथ में फॉर नहीं तो दैट इज रॉन्ग। वेट है, वेटिंग है, वेटेड, कहीं भी आएगा अपने साथ में फॉर लेकर आएगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर छूट गया था, हमने बोला आई वाज वेटिंग फॉर यू, ठीक है, कामा शीतल। इसका मतलब अमन शीतल से बात कर रहा है और शीतल है, बट प्रॉब्लम क्या थी कि शीतल अपनी प्रॉपर जगह पे नहीं आई थी, यहाँ इनको होना चाहिए था, और वो बाई मिस्टेक या बाई एनी प्रॉब्लम बाई हैबिट एंड सी डिस्प्लेस फ्रॉम हियर टू देयर, और वो किसी कारण से यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस हो गई हैं। देयरफॉर वी हैव टू शिफ्ट हियर फ्रॉम देयर टू देयर। हमें शीतल को वहाँ से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हियर अमन टोल्ड शीतल दैट, ये शीतल को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। नाउ इट मीन्स देयर इज ऑब्जेक्ट अवेलेबल, ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेबल है, ठीक है। इसीलिए इसका सेड में नहीं रहता है, टोल्ड में बदलता है, क्योंकि टोल्ड में बदलने के लिए सेड टू होना जरूरी है। आप कहोगे कि टू कहाँ है, टू यहाँ पर कंसीडर्ड रहता है। जैसे आपका शीतल यहाँ पर कंसीडर किया जाता है तो सेड के साथ में टू दिखने लगता है, यानी वो इनविजिबल होता है। जैसे आप शीतल को यहाँ मानोगे तो ऑटोमेटिकली सेड के साथ में टू आके जुड़ जाएगा, तो वो छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है। आपको समझना होगा कि कामा और इस कामा के बीच में टू है। जैसे आप शीतल को यहाँ रखेंगे टोल्ड के साथ में, आपके टोल्ड में माना जाए कि वो सेड नहीं बल्कि सेड टू था। तो अमन टोल्ड शीतल दैट, एंड बाकी प्रोसेस इन द सेम वे। आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू अमन। अमन इज अ बॉय, अमन इज अ मेल। किसी मेल का प्रोनाउन क्या होता है, ही, तो हो गया ही। एंड वाज अ वर विल बी चेंज इनटू हैड बीन, तो हो गया हैड बीन। हैड बीन के साथ में वेटिंग फॉर हर, ये हो गया आपका दैट्स डन। समझ गए, ये आपका ओएल केस, ये आपका ओडी केस, है ना। जब आप कहीं पर आपके पास डायलॉग वगैरह आता है तो ये सारी चीज़ें अगर आपको मालूम होती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कितना बड़ा कितना भी छोटा पैरा पूरा कापी आप पूरा क्या नाम बुक का ही भरा हो तो यू विल बी एबल टू चेंज। तो सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं केस 4 की। केस 4 में क्या होता है, आपका एक केस होता है ECW, एक्सेस कॉलिंग वर्ड। एक्सेस कॉलिंग वर्ड मतलब एक्सेस कॉलिंग वर्ड। एक्सेस कॉलिंग वर्ड का मतलब जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ कह के पुकारता है तो हम लोग वहाँ क्या करते हैं, एड्रेसिंग एज से जोड़ देते हैं। एड्रेसिंग एज से, एड्रेसिंग एज में ECW को जोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए मोहन सेड टू रानी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट,
I was missing you, my heart and soul. Heart and soul. नायक नायिका से बोल रहा है, उसको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है। मोहन बोल रहा है रानी से, आई वॉज मिसिंग यू, मैं तुम्हें याद कर रहा था, मैं तुम्हारी कमी महसूस कर रहा था, है ना, मेरे दिलो जान। माई हार्ट एंड सोल का मतलब है ना, मेरी दिलो जान जो भी है उसको इम्प्रेस करने के लिए बोल रहा है। ये मोहन को जरूर नहीं था कि माई हार्ट एंड सोल बोले, तो ये जो उन्होंने बोला ये चीज़ें माई हार्ट एंड सोल, दिस इज द एक्सेस कॉलिंग वर्ड। यानी जब भी सब्जेक्ट को आप, जब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को कुछ अलग कह के पुकारे, आप समझ जाओ कि वो एक्सेस कॉलिंग वर्ड है। और आप उसको कहाँ एडजस्ट करोगे, एड्रेसिंग एज, वो भी सेंटेंस के बिल्कुल आगे। शुरुआत ही आप एड्रेसिंग एज से करोगे। इस सेंटेंस को लिखोगे एड्रेसिंग एज, एड्रेसिंग एज। हाँ, अगर उस कॉलिंग वर्ड में आपका कोई प्रोनाउन आया है तो प्रोनाउन आप उसी अंदाज में बदलोगे जैसे ऊपर बदले हो। हियर माय फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ आर बी। सब्जेक्ट ऑफ आर बी इज मोहन, तो मोहन के हिसाब से जाएगा हिज, हिज हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल। अब ये आपका डन हो गया, जो मेन इसमें था वो हो गया, बाकी ये केस वन हो गया। अब आपका लिखेंगे मोहन टोल्ड रानी दैट, बाकी वही चीजें, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा मोहन में ही, और ये आपका वाज एवर विल बी चेंज इनटू हैड बीन लिखा हुआ, हैड बीन मिसिंग यू, सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ हर बी। रानी, रानी का ऑब्जेक्ट फॉर्म हो गया हर, ये हो गया। और आपका केस 5, केस 5 आपका कहलाता है 137। 137 केस में होता है नो चेंजिंग इन बॉक्स ऑफ आर्यस, है ना। देखिए जैसे आया सेंटेंस, ही सेज टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट, आई एम डूइंग माई टास्क। देखिए सेज टू आया, ये आपका बॉक्स नंबर 1 में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में। हियर 1 स्टैंड फॉर बॉक्स नंबर 1। बॉक्स नंबर 1 क्या मीन्स प्रेजेंट इंडेफिनिट, 3 मीन्स फ्यूचर इंडेफिनिट एंड 7 मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट। यानी जब आपका आरबी यानी कामा से पहले वाला भाग, ध्यान दीजिएगा, वेन एवर योर दिस पोर्शन बिफोर कामा इज इन बॉक्स 1 और 3 और 7, जब भी आपका ये कामा वाला भाग आपका बॉक्स 1 या 3 या 7 में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, मतलब चेंजिंग नहीं होगा। यानी इज एम आर तो इज एम आर ही रहेगा, वाज या वर नहीं होगा। इज एम आर में, इज एम आर में से एक चेंजिंग हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। यानी जो आई बदलेगा, जैसे आई के साथ में एम लगता है, मान लो ही आ जाएगा तो वहाँ इज हो जाएगा, यू आ जाएगा तो आर हो जाएगा, वाज या वर नहीं होगा। देखिए तो हो जाएगा ही। अच्छा, सेज टू बदलेगा टेल्स में, जैसे सेड टू बदलता है टोल्ड में, उसी तरह से सेज टू बदलेगा टेल्स में। ही टेल्स मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट ही, और एम बदलेगा अब इज में, वाज में, वर में नहीं चेंज होगा। देखिए वाज या वर में बदलता इज एम आर, जब आपका इधर ये 137 केस नहीं होता है तब बदलेगा। लेकिन अगर आपका ये कामा से पहले वाला पोर्शन B1 B3 B7 में, तो टेंस वही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा, हो जाएगा ही इज डूइंग, एंड माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट ही के हिसाब से हो जाएगा हिज टास्क, हिज टास्क। तो दिस इज योर केसेस। उसी तरह से सपोज करिए अगर सेज का पे विल से होता तो बॉक्स नंबर 3 में हो जाता, यानी अगर विल सेल आए यहाँ पर तब भी आपका यही काम होगा। या बॉक्स नंबर 7 का मतलब हैज आ जाए, हैव आ जाए, यानी यहाँ होता ही हैज सेड। अगर ही हैज सेड होता, हैज हैव होता यहाँ पर, तब भी आपका यही केस होता है। इसका मतलब तीनों दशाओं में हम लोग, यानी जब आपका आरबी बॉक्स नंबर 1 में या 3 में या 7 में हो तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा, आरएस का टेंस स्टिल रहेगा। तनुष पांडे, राइट, है ना। तो इफ यू वांट टू नोट डाउन क्विकली, जल्दी से नोट करिए, है ना। 3 केसेस आल्सो आर लेफ्ट इन दिस केस, ओके। Noted, okay.
नाउ इट्स केस 6। केस 6 आपका है, केस 6 आपका है सर प्लीज काइंडली। देखिए ये केस बहुत ही बच्चों को परेशान करता है। सर प्लीज काइंडली ये वाला सभी में यूज होता है एक्सेप्ट इम्परेटिव। इम्परेटिव को छोड़ दें तो बाकी सब में ये आता है और सबको प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जैसे मान लीजिए हाँ, जब ये आएगा तो आपको बिफोर कंजक्शन, बिफोर कंजक्शन, आपको बिफोर कंजक्शन रिस्पेक्टफुली या फिर विद रिस्पेक्ट यूज करना है। इन दोनों में से कुछ एक ऑप्शनल है। जैसे मान लो आएगा अमन सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट आई वांट टू मीट यू सर। देखिए अगर ये इम्परेटिव में होता, इम्परेटिव में होता तब सेट ही बदल जाता है इसका, लेकिन इम्परेटिव में नहीं है तो वो अफर्मेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है, एक्सक्लेमेटरी में, आफ्टर। बाकी चारों केसेस में यही होगा। क्या होगा, जैसे आप जो रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से करो, बस यहाँ कंजक्शन से पहले आप इन दोनों में से एक लगा दो उस सर की वजह से। जैसे यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अमन टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन बदलेगा अमन में ही। ये बात समझ में आई? जिसको ना समझ में पूछेगा। और वांट इज एक्शन की फर्स्ट फॉर्म विल बी चेंज इनटू सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन, यानी एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लिखा है, नहीं लिखा तो आप लिख सकते हो। एक्शन फर्स्ट बदलेगा सेकंड फॉर्म ऑफ एक्शन, और एक्शन टू बदलेगा हैड प्लस एक्शन थर्ड, यानी B1 B2 में चेंज होता है और B2 विल बी चेंज इनटू B8 में। B8 का मतलब पास्ट परफेक्ट में। ये हो गया ही वांटेड टू, ओह हाँ ओके सॉरी फॉर दैट, आई लाइक टू इंसर्ट हियर। हाँ, अमन टोल्ड मी, ये अक्सर ऐसा होता है कि वो बीच में रह जाता है, जब आखिरी में पहुंचता तब आपको याद आता है कि वो छूट गया। अमन टोल्ड मी विद रिस्पेक्ट, यही तो केस था इस केस का। हाँ, विद रिस्पेक्ट की जगह पे क्या लिख सकते हो, रिस्पेक्टफुली। ध्यान रखिएगा रिस्पेक्टफुली वाले विद नहीं लगा सकते हो, फिर वो रॉन्ग होगा। ये ध्यान रखना है कि अमन टोल्ड मी विद रिस्पेक्ट एंड रिमूव कामा पुट दैट आई फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू अमन, ही वांट विल बी चेंज इनटू वांटेड टू मीट, एंड हियर यू सेकंड पर्सन प्रोनाउन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो इसमें दो ही बस यही केस है, इसमें से आपका कोई भी आए, सर आए, प्लीज आए, काइंडली आए, सब में यही करेंगे। ठीक है, और आपका केस 7 है, सेकंड लास्ट में क्या है, केस 7 में इसको कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ, यूटी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई स्टेटमेंट आता है, कोई कोटेशन आता है, कोई कही बात आती है ना, जो स्टिल रहता है उसमें उसका राइट होता है कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। उसमें क्या होगा, नो चेंजेज इन बॉक्स ऑफ आरएस, उसके आरएस में कोई चेंजिंग नहीं होती। जैसे आया रैना सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा स्टार्ट गॉड इज वन, भगवान एक है। अब इसमें कोई चेंज नहीं कर सकते हो, गॉड 2 होता है, ये कोई नहीं कहेगा। ये क्या है, इटरनल ट्रूथ है, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना। ये इसमें आप करो जो कुछ करना है, आप आरबी में करो, आरएस में कुछ नहीं करोगे तो हो जाएगा रैना टोल्ड मी दैट गॉड इज वन। अब आप कहोगे हमें कैसे मालूम होगा कि यूटी है? अरे भाई सेंटेंस को पढ़ने से मालूम हो जाएगा दैट इज यूटी। ठीक है, एंड द लास्ट ऑफ इट सीटी अपन आपका है वी इक्वल टू दे,
ये एक एक्सेप्शन केस होता है, EXCEPTION, अपवाद जिसको कहते हैं, बिल्कुल सिस्टम से हट करके। यहाँ पर आपको नो रूल्स रेगुलेशन, नो रूल्स रेगुलेशन, यहाँ पर कोई नियम कानून नहीं चलेगा। आप बस वी की जगह पे दे मान लो, समझ गए, और आर की जगह पर आप दियर मान लो, ठीक है, और आस की जगह पर आप देम मान लो, बस सीधे सीधे बात। जैसे आया है, नेहा said to me, comma inverted comma start, we were doing our task for us। देखिए हमने तीनों प्रोनाउन साथ साथ में लगा दिए तो हो जाएगा नेहा टोल्ड मी दैट। अब यहाँ मत देखो कि कौन सा पर्सन है, पर्सन देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर लॉजिक नहीं दे पाएंगे। उसका चक्कर क्या है कि भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है बट ये प्लूरल है, और अगर आप इसको चेंज करोगे सब्जेक्ट, आप दे सब्जेक्ट नहीं यहाँ सिंगुलर है तो प्लूरल को सिंगुलर में बदल नहीं सकते हो। तो आप मान लो कि एक्सेप्शन अपवाद है, इसलिए मान लो अगर आपके आरएस में वी आया है, आप कुछ मत देखो, नाउन प्रोनाउन। सेकंड, दे अनवेयर विल चिल्ड्रन टू हैड बीन डूइंग, आवर बदलेगा दियर में, दियर टास्क फॉर देम। दिस इज द फर्स्ट चैप्टर हैज बीन एंडेड। आपका ये प्रथम अध्याय पूरी तरह से फिनिश हुआ है ना।